नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरीज़ में। हमेशा की तरह हम आपको कहते रहे हैं अभी सभी श्रोताओं को, अभी सभी अपने सभी दर्शकों को कि हम उनको मंच देते हैं जिनको कहीं मंच नहीं मिलता। पर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने लिए मंच कमा रखा होता है। ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाते हैं और उन्हीं में से एक हमारे बीच में आज मौजूद हैं प्रज्वल बस्टा, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़े-बड़े काम किए और हमारे हिमाचल का जो नाम है पूरे देश में गौरवान्वित किया। प्रज्वल से बातचीत करते हैं, पर उससे पहले देखते हैं ये वीडियो। प्रज्वल बस्टा प्रदेश की राजनीति का सबसे युवा चेहरा है। प्रज्वल बस्टा ने बेहद कम समय में एक अलग पहचान हासिल की है। उन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और विजयी रही। पूर्व में वह जुब्बल कोटखाई ब्लॉक पंचायत समिति की चेयरपर्सन भी रही हैं। उन्हें देश की सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। प्रज्वल को कई तरह के अवार्डों से सम्मानित किया गया और उन्होंने देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया। हालांकि बागवान परिवार में जन्मी प्रज्वल की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद उनमें राजनीति को लेकर रुचि पैदा हुई और इसके बाद पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और विजय हासिल की। प्रज्वल समाज सेवा में भी आगे रहती हैं और ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। आइए जानते हैं प्रज्वल के भविष्य को लेकर क्या प्लान्स हैं और उनका सफर यहाँ तक का। प्रज्वल जी, आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स की, वो भी इतनी छोटी उम्र में। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताएँ, आप कहाँ से हैं और कैसे आप राजनीति में कैसे आई? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया और राजनीति में आने का कोई ऐसे पहले से नहीं सोचा था, पर जब मैं गाँव के एक स्कूल से मैं कोटखाई के एक गाँव पांदली की रहने वाली हूँ। जब मैं यहाँ से सबसे पहले मैं शिमला गई अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए और फिर मैंने वहाँ पे जब छात्र राजनीति में काम करना शुरू किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और उसके बाद एक बहुत अच्छी एक मोटिवेशन मुझे मिली जब हम वहाँ पे अपने साथियों के अपने जूनियर्स की जो अपने साथ में हमें साथ में पढ़ते हैं उनकी जब हम समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाते थे, उनकी समस्याओं को हल करने में कहीं न कहीं हम उनकी आवाज़ बनते थे, उनकी माँगों को आगे ले जाने में, उनकी समस्याओं को हल करने में, तो वहीं से एक शौक राजनीति का मुझ में जागा और वैसे ही मैंने कॉलेज में छात्र राजनीति में काम किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ समय कॉलेज की पढ़ाई के बाद में मीडिया में कुछ समय काम किया और जिससे कि मुझे कहीं न कहीं आगे कोई भी प्रोग्राम हो, कवरेज हो, इंटरव्यूज़ हो, लेने का मौका मिलता था, कवरेज करने का और बहुत से नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था। तो जो एक जो पहचान राजनीति, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, कॉलेज पॉलिटिक्स वो तीनों का जो मैंने वहाँ से सीखा उससे एक प्रेरणा मिली कि किस तरह से मैं लोगों की समस्याओं का हल करने में एक माध्यम बन सकती हूँ। तो मैंने कोशिश की कि मुझे भी मेरा शौक भी है और इच्छा है तो मुझे इस ओर जाना चाहिए और कॉलेज की पढ़ाई के बाद लॉ में मैंने एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था। तो इन बिटवीन पंचायत चुनाव आ गए, तो मुझे लगा कि अपनी काबिलियत को जानने और आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए लोकतंत्र का जो पहला स्तंभ है पंचायती राज, उससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। तो ये मौका मुझे मिला, मैंने चुनाव में उतरने की प्रयास किया चुनाव में उतरने का। चुनाव में उतरी और जब लोगों के बीच गई तो लोगों का जो प्यार, समर्थन मुझे मिला, उसे देखकर मैं खुद हैरान थी और लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, सहयोग दिया और मुझे इतना बड़ा पद देकर गौरवान्वित किया। तो बस यहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया प्रज्वल। और
हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमें आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स पढ़ते-पढ़ते मेरी हालत खराब हो गई थी कि मैं क्या कुछ आपके बारे में बताऊँगी। आपने इतने सारे अचीवमेंट अवार्ड्स जीते हैं, हर मंच पे आपको बुलाया गया और ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको दिया गया या किसी ने आपसे बोला हो करने की पर आप वो नहीं कर पाई। तो ये हम सभी के लिए एक गौरव की बात है। थैंक यू सो प्रज्वल मच। ये सब बस मेरे लोगों का प्यार है, मेरे घर परिवार और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बस ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। जी। प्रज्वल ज़्यादातर जगह पे हम देखते हैं कि लड़कियाँ बहुत कम राजनीति में आती हैं। मतलब कहीं न कहीं बचती है और जो आती है उनके लिए सफ़र मुझे लगता है ऐसा कि बहुत मुश्किल होता है आगे का सफ़र बहुत कठिन होता है एक पुरुष की अपेक्षा में। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कि वैसे अगर हम सोचे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, परंतु कहीं न कहीं जो हम पहले से देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि राजनीति को एक गंदा खेल माना जाता है, एक किसी से भी बात करें तो पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, ऐसा करके लोग कहते हैं। और क्योंकि वहाँ इसीलिए महिलाएँ राजनीति में आने से कतराती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक महिला को ख़ासकर राजनीतिक फ़ील्ड में पुरुषों से ज़्यादा मेहनत करने की और एक ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि हर समय आपके साथ में तरह-तरह के लोग आपके साथ में रहते हैं, आपको तरह-तरह के लोगों के साथ काम करना है। और उसी माहौल में जिस माहौल में आप काम कर रहे हो, उसी माहौल में तरह-तरह की विचारों के लोग रहते हैं। वैसे पूरे समाज में अलग-अलग विचार के लोग हैं, परंतु कहीं न कहीं जब आप राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो एक कि आप महिला हो, आप आगे बढ़ रही हो, उसे देखकर कहीं न कहीं आज भी जैसे कहा जाता है हमारा समाज पहले से पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो वो आज भी वो लोगों में कहीं न कहीं पुरुषों में धारणा है कि एक महिला होके आप कैसे राजनीति कर सकती है, महिला होके आप कैसे आगे बढ़ सकती है राजनीति में। तो वो दिक्कतें हैं कि जो महिलाओं को कहीं न कहीं उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, एक युवा के तौर पे अपनी सोच हमें बताएँ? अ, वैसे तो मैं मानती हूँ कि कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी काम। अगर आप उसको सच्चे दिल से करना चाहते हो और अगर सच में आप मैं अगर राजनीतिक फ़ील्ड में हूँ, परेशानियाँ तो हर फ़ील्ड में आती हैं, आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, परंतु कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो एक फ़र्क है, वो हमारे सोच का और काम करने का फ़र्क है, हमारे काम करने के तरीके में और सोचने के तरीके में। क्योंकि मैं अभी देखती हूँ कि मैं राजनीति में जब आई, तो मैं सब जो मुझसे काफ़ी बड़े लोग जो उम्र में हैं, जो मेरे पेरेंट्स की उम्र के हैं या मेरे बड़े भाई-बहन समान है, तो वो लोग भी मुझसे इस तरह से कॉम्पिटिशन करते हैं, तो मुझे ऐसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों धारणा लोगों में राजनीति में ख़ासकर यूँ ऐसी है। और जब मैं ऑफ़िस में नई-नई काम करने गई थी, तो मेरे कोलीग्स, मेरे ऑफ़िस में जो एम्प्लॉइज़ सब काम करते हैं, तो मैक्सिमम सब लोग बहुत बड़ी उम्र के मुझसे थे। तो कहीं न कहीं वो उनको बात समझाने में जो हम लोग एक हम में और उनकी उम्र में जो फ़र्क है, उस अंतर के कारण हमारी समझ और हमारे काम करने के तरीके में जो अंतर था, उसके कारण कुछ-कुछ परेशानी आई। परंतु वो लोग मुझसे उम्र में बड़े थे, मेरे पेरेंट्स की उम्र के थे, तो मैंने हमेशा उनसे एक बच्चे के भाव से अ, उनको अपने माता-पिता के तौर से उनसे बात की और उनकी बात को समझा और उन्हें अपनी बात को समझाया। और उन्होंने हमेशा मेरी बात को समझा, मेरे ऑफ़िस में मेरे एम्प्लॉइज़ थे या मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी हर एक डिसीज़न में मेरा साथ दिया। तो शुरुआत में ये परेशानियाँ आई, उन्हें समझाने में थोड़ी मुश्किल होती थी, परंतु कहते हैं ना कि माँ-बाप एक ना एक दिन बच्चों की बात को समझते ही है, क्या सही है, क्या गलत है। तो वैसे उन्होंने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कहीं न कहीं जैसे एक अभी सरकारी दफ़्तरों का एक वो माहौल पहले से बना है कि कोई काम अगर 2 दिन में हो सकता है या तो 4 दिन उसे करने के लिए लेने हैं, तो वो एक रूटीन पहले से दफ़्तरों में बनी थी, तो उसे थोड़ा-सा चेंज करने में समय लगा। उन्हें समझाने में कि नहीं, जब हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते? तो वो थोड़ी-सी मुश्किल आई शुरुआत में।
और अगर राजनीति की बात करें, अगर पंचायत समिति के काम को देखने के बजाय, तो वहाँ तो अब किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। कोशिश हम हमेशा से रहती है कि नहीं, सामने वाला अगर आपसे इस तरह से वो सोचता है या आपसे आपको कहीं न आपके काम में मुश्किल पैदा करता है, तो उसे आप प्यार से बात करके उसे समझाया जाए। परंतु मुझे लगता है कि वो इंसान की सोच का फ़र्क होता है, कोई समझने को नहीं तैयार हो तो हम उसपे एक हद तक उसे समझा सकते हैं। तो वो मैंने मुश्किल पाई राजनीतिक फ़ील्ड में, कि वहाँ पे लोगों को अ, उम्र मायने नहीं रखती है। वो ये नहीं देखते हैं कि हम जिस मुकाम पे हैं, वो वहाँ से अभी हम लोगों ने तो शुरुआत हम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो हर चीज़ में एक वो इनसिक्योरिटी सामने वाले को हो, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। वो थोड़ी परेशानियाँ आई। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही प्रज्वल कि एक युवा जो सोच होती है हमारे में उतना ही जोश होता है, उतना ही जुनून होता है और हमें लगता है कि जो काम जल्दी हो सकता है, उसे जल्दी क्यों ना निपटाया जा सके। कि वो हमारे अंदर का जोश होता है जो हमें प्रोत्साहित करता रहता है। मुझे लगता है ये हर एक युवा की समस्या या शक्ति भी कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल। ये होता है कि हमें हर काम जितनी शिद्दत से कर सकते हैं, करना है। और जितनी जल्दी करना है, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं, हिम्मत रखते हैं, उतनी जल्दी करना है। प्रज्वल, आपको हम बहुत बार देखते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप छाई रहती है। बहुत सारे लोग आपको मदद के लिए बोलते हैं और आजकल कोरोना काल में तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आपने मदद की। हमने पिछले कार्यक्रम में कुछ लोगों से जब हमने बोला था कि अगर आप किसी को चाहते हैं इस मंच में देखना तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो ऐसे में आप कैसे कर लेती हैं? मतलब इतना कुछ इतनी छोटी उम्र में जहाँ एक बहुत बड़े इंसान के लिए मुश्किल होता है इस तरह की मदद करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बेड प्रोवाइड करना। ऐसे में आपको किस तरह से कहाँ से शक्ति मिलती है इतनी? हम आपकी मतलब ये जो इच्छा शक्ति है उसका राज जानना चाहते हैं। देखिए, एक इच्छा हमेशा से जो रहती है, जब आप एक समाज सेवा करते हो, तो आपकी कहीं न कहीं इच्छा रहती है कि आप किसी न किसी के लिए कुछ करो, मदद क उनको किसी भी तरह से हम मदद कर पाएँ। और साथ ही मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ी हूँ, एज़ ए संगठन, जिस संगठन में मैं काम करती हूँ, उसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि हमेशा से हर परिस्थितियों में संगठन ने हमें सिखाया है कि हर परिस्थितियों में कैसे काम करना है। तो वही एक अ, इसका मैं बता सकती हूँ कि वही एक शक्ति है जो मैंने वहाँ से सीखी, और एक वही संगठन ही वो शक्ति है कि जिससे मैं आज देश भर में जहाँ भी लोग मदद माँग रहे हैं, मैं मदद कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्य समिति सदस्य, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी ने एक बीजेवाईएम केयर्स करके कैंपेन चलाया है। पिछली बार हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी ने भी ये कैंपेन चलाया था कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ और मुझे भी काम दिया गया। और एक फ़ोन कॉल से रात को 2-3 बजे भी फ़ोन कॉल आए, तो हम कहीं उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है, कहीं भी किसी को भी बहुत से लोगों ने संपर्क किया। और स्टार्टिंग में जब अभी कोरोना काफ़ी सेकंड लहर जब शुरू हुई, तो बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने हिमाचल में भी संपर्क किया। तो उन्हें भी हमने अपने हिमाचल में, तो अपना एक लोकल में हम रहते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं अपने सहयोगी साथी को हम बोल सकते हैं। परंतु बाहर भी जो साथ में कार्यकर्ता काम करते हैं, जो मेरे मित्र हैं या साथ में सहयोगी हैं संगठन के, उनको बोल के एक फ़ोन कॉल पे जितना हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आज भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने देश भर से हर मदद माँगी, किसी भी तरह की किसी को मदद चाहिए थी, तो हमने मिलके हमेशा से प्रयास किया और बहुत से लोगों की हम मदद कर पाए। मैं बहुत अपने आप को एक ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मैं किसी न किसी को किसी न किसी रूप में कोई मदद कर पा रही हूँ, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ संगठन के कारण है। जिस संगठन में मैं काम करती हूँ, वहीं से ये सब सीखने को मिला और उन्हीं ने हमें ये सब कार्य करने का मौका दिया। क्या कुछ आपके मन में होगा आप मतलब क्या करना चाहती हैं आगे? देखिए, मैं वैसे तो मेरी राजनीतिक फ़ील्ड में मुझे बहुत इच्छा है काम करने की, और मैं करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैंने अभी अपनी वकालत शुरू की है। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की है। तो अभी साथ में पढ़ाई चल रही है, तो मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर कंप्लीट किया है, तो मास्टर लॉ में एडमिशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। कोरोना की वजह से पढ़ाई और एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है और सीखना जो एक इच्छा सीखने की इच्छा हमेशा एक इंसान में रहनी चाहिए, और पढ़ाई तो एक ऐसी है कि आप जितना पढ़ोगे, जितना सीखोगे, तो वो आप उतना अपने आप को निखार पाओगे आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो एक नॉलेज, एक ज्ञान जो हमेशा आपको समय के साथ-साथ मिलना चाहिए। तो पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं कर सकती हूँ पढ़ाई या कुछ सीख सकती हूँ, तो मुझे सीखना चाहिए। तो इसीलिए पढ़ाई भी जारी है, और राजनीतिक फ़ील्ड में काम करना, और मैंने अभी वकालत करना शुरू किया है, तो वो भी अभी शुरुआत है। वो काम सीखना भी शुरू किया है, ताकि मैं उस फ़ील्ड से भी मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, और नया कुछ सीख पाऊँ, और इस लीगल फ़ील्ड में भी एक अच्छा नाम कर पाऊँ, अच्छा काम कर पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी हमेशा। और आपका नृत्य जो आपने इतना सीख रखा और इतना सुंदर नृत्य आप करती है उसका? नृत्य तो मेरा बचपन से ही शौक था, एक हॉबी आप कहो। तो मैंने हमेशा से कॉलेज में भी मैंने पढ़ाई इसी जो मैंने आरकेएम में एडमिशन लिया था कि वहाँ पर अलग से नृत्य सिखाया जाता है, एक सब्जेक्ट है। तो मैंने कथक में विशारद किया, और ग्रेजुएशन में भी एक सब्जेक्ट था मेरे पास, तो मैंने उसके लिए एडमिशन लिया और सीखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी हॉबी तो है, परंतु नृत्य कला सीखना, और पहले मैंने बच्चों को डांस की ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो एक खुशी मिलती है क्योंकि मेरा शौक था, और उसे मैंने आगे परस्यू किया, और सीखा, और जी, जी। बिल्कुल और आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आप इतने मंचों पे गई हैं, कोई ऐसे मंच के बारे में बताएँ जहाँ जाके आपको सच में लगा कि आज मैंने कुछ ऐसा किया है जहाँ से मेरा प्रदेश को गौरव महसूस हो रहा है? मंच के बारे में हम जानना चाहेंगे। मुझे बहुत से मौके मिले हैं ऐसे, मेरे लोगों की, मेरे घर परिवार के सहयोग से, आशीर्वाद से, कि बहुत से मंच पे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप कुछ भी काम किसी से भी मिलते हो, हर एक इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। मुझे, और कहीं न कहीं हर मंच पे आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे मंच मिले, देश में, देश के बाहर में भी, और एक आर्ट ऑफ लिविंग की एक इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस थी, बैंगलोर में 2018 में। तो जब मुझे वहाँ पे मौका दिया गया बोलने का, तो मुझे वहाँ पे 65 देशों की महिलाएँ एक मंच पे आई थी बोलने, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जब फीमेल्स मेरे साथ पैनल में बैठी थी, तो पहली बार मुझे लगा कि मैं कैसे कुछ बोल पाऊँगी या नहीं। क्योंकि मैं गाँव से एक इस मंच तक, और ऐसे विदेश के बड़े-बड़े लोगों से मिलना, कोई आरबीआई की गवर्नर है, कोई किसी प्रदेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, या अपने-अपने फ़ील्ड में महिलाओं ने बहुत बड़ा नाम किया था। तो पहले घबराहट हुई, परंतु जब मैंने उनके साथ में अपने विचार साझा किए, और उसके बाद में जब कार्यक्रम खत्म हुआ, तो जो वहाँ पे पहले तो सब लोग चुपके से सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ, तो इसीलिए सब चुप हैं। पर जब बाद में जब लोग आके मुझसे मिले और उन्होंने मुझे सराहा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वो इसीलिए चुप होकर सुन रहे थे कि मैं शायद अच्छा बोल रही थी। तो वो मंच एक था कि जहाँ मुझे मैं आपको शायद, मुझे नहीं मालूम, आपको पता होगा, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में भी वॉलंटियर हूँ। तो एक अध्यात्म के साथ-साथ मुझे जो वहाँ पर देश-विदेश के लोगों के साथ एक मंच साझा करने का मौका मिला, अपने विचार रखने का, उनके विचार सुनने का, तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा एक गौरवान्वित पल था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने प्रदेश का, अपने एक छोटे से गाँव, अपने क्षेत्र का नाम इस मंच तक लेके आई, और सबको मेरे क्षेत्र के बारे में और मेरे प्रदेश के बारे में पता चला। और इसके साथ-साथ जब मैं विदेश में गई, जब मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला या कोई मंच मिला, तो वहाँ अच्छा लगा कि मैं एक देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और जब मैं अपने बारे में बताती थी, तो कहीं न कहीं मेरे प्रदेश का, मेरे गाँव का नाम जब आता था, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता था कि मैं अपने क्षेत्र की वजह से मैं जानी जा रही हूँ, या मेरे कारण से मेरा प्रदेश और मेरा क्षेत्र जाना जा रहा है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता था। बहुत हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है प्रज्वल कि
65 देशों की महिलाओं के बीच में आप हिमाचल को आपने रिप्रेज़ेंट किया। हिमाचल की होके देश को रिप्रेज़ेंट किया एक्चुअल में। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। प्रज्वल, आप एक छोटे से गाँव से निकली थी, परंतु हमने अभी भी देखा है कि जब भी आप हमें मिलती है या किसी से भी मिलती है जिन्हें आप जानती हैं, तो आप बहुत ही डाउन टू अर्थ रहती है, वैसी की वैसी, कोई भी आप पे बदलाव नहीं है। तो ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं जो ऊँचाइयाँ छूने के बाद अपने उसी स्टेट में रह पाते हैं जैसे वो थे। तो ऐसे में कोई संदेश आप युवाओं को देना चाहती हैं जो आपसे इंस्पायर होके आगे कुछ करना चाहते हैं, तो हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने ये सब कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हम कहीं भी पहुंच जाए, कुछ भी कर ले, परंतु हमें अपनी जड़ों को, अपनी जमीन को हमेशा याद रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना बड़ा मुकाम हासिल करो, आप जितना ज्यादा झुक के रहोगे, जितना ज्यादा जमीन पर रहोगे, आपको लोग उतना ज्यादा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद देंगे। और किसी के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं होती है। आप कुछ करना चाहो तो ये लोगों का स्नेह, आपके प्रति आशीर्वाद हमेशा आपकी ताकत बन के आपको प्रेरणा देता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं यही संदेश युवाओं को देना चाहूँगी कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुछ भी करना चाहो, ईमानदारी से मेहनत करो, आगे बढ़ो, परंतु अपनी ज़मीन को, अपने घर-परिवार, उन लोगों को अ, हमेशा याद रखो जिन्होंने आपके संघर्ष में हमेशा आपका साथ दिया, आपको सराहा, आपको हमेशा मोटिवेट और सपोर्ट किया। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लो, परंतु हमेशा अपनी ज़मीन को, अपनी जड़ों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, तभी आप मज़बूत रहेंगे और आगे बढ़ेंगे और ऊँचे मुकाम तक पहुँच पाएँगे। राजनीति में आपका कोई रोल मॉडल जिसकी तरह आप चाहती हैं कि आप बने, ऐसा कोई इंसान जिसकी तरह आप चाहती हैं कि आगे जाके आप उनकी तरह मुकाम हासिल करें? अ, मुझे ऐसा लगता है जीवन में हम कदम पर अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग तरीके से उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। परंतु मैंने हमेशा राजनीति में जो कुछ अच्छा मुझे सीखने को मिला, तो मैंने हमेशा अटल जी के कार्यशैली से, उनके तरीके से, क्योंकि उन्हें राजनीति से भी ऊपर विचारधारा से भी हटकर, राजनीति से हटकर लोग पसंद करते थे, दूसरी विचारधारा के लोग भी उन्हें, उनके काम को सराहते थे। तो कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली और उनके विचारों से मैं हमेशा प्रभावित हुई हूँ। परंतु ऐसा कुछ राजनीति में ऐसा कुछ वो नहीं कभी रहा कि मुझे इनकी तरह बनना है या कैसे। तो परंतु मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ तो एक अच्छी अगर राजनीतिक फ़ील्ड में जाऊँ तो अच्छी राजनेता बनूँ और अच्छे से लोगों की सेवा करूँ, ताकि लोग मुझे इसी तरह से जैसे अभी स्नेह करते हैं वैसे ही स्नेह करते रहें। और आपको एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको लोग सपोर्ट भी करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, परंतु कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लोग प्रेज़ कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो मैं दोनों को एक तरीके से लेती हूँ, उनसे भी मैं मोटिवेट होती हूँ। तो मुझे एज़ सच कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मुझे लगे कि मुझे इसके जैसा बनना है, परंतु हाँ, मैं हमेशा से अटल जी के कार्यशैली और उनकी विचारधारा को लेकर मैं हमेशा से प्रेरित हुई हूँ, उनके काम को लेकर। जी, प्रज्वल, अभी हमारे बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं हिमाचल से, तो मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक और श्रोता हैं, हमें सुन रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि प्रज्वल बस्टा कहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। तो आप बताइए कि कब होने वाला है और क्या करने वाली हैं आप? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और मेरी एक हमेशा से कमी मैं कहूँ या ख़ासियत ये रही है कि मैं कभी भी प्लान वे में काम नहीं करती हूँ। और मैंने जब पहला चुनाव लड़ा तो मैंने कभी प्लान नहीं किया था, और अभी भी आगे कि क्या चुनाव लड़ना है, क्या नहीं, वो प्लान नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपना काम करना है, जब समय आएगा तो परिस्थितियाँ अपने आप बदलेगी और मुझे मौका
लोग चाहेंगे और सबसे पहली बात कि जिस संगठन में मैं काम करती हूँ, जब संगठन चाहेगा कि मैं इस लायक हूँ और मुझे मौका देना चाहिए, तो ज़रूर संगठन मौका देगा। ऐसा कौन-सा काम है जो आप करना चाहती हैं, आपका सपना है कि मुझे इसको अवश्य करना है अपने देश में? मैं एक मेरी हमेशा से इच्छा भी रही है और मुझे जब-जब भी मौका मिला है, मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति में, कहीं न कहीं कोई न किसी न किसी रूप में कोई न कोई क्षमता ज़रूर होती है। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने भी कहा कि बहुत से लोग हैं, जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है और जो अपनी क्षमता को दिखा नहीं पाते हैं। तो मैं हमेशा से खासकर उन महिलाओं को आगे लाना चाहती हूँ, मंच दिलवाना चाहती हूँ कि जो प्रतिभा से कूट-कूट कर भरी भरी है, परंतु उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है और जो समाज में हमसे भी बेहतर बदलाव ला सकती हैं, कार्य कर सकती हैं, उनको आगे लाके मंच प्रदान कर पाऊँ। मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है और मैंने जब भी मुझे अपने क्षेत्र में भी मौका मिला है, तो मैंने काम किया है और हम मुझे गाँव से कहीं मंच मिला, आगे जाने का मौका मिला। मुझे अच्छा लगा मैंने जब देखा कि किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से बदलाव लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसी और भी जो भी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो कर सकती हैं, परंतु ज़रूरत है तो उन्हें एक मंच प्रदान करने की। तो हमेशा से मैं चाहती हूँ कि जब भी मुझे कुछ ऐसा मौका करने का मिलेगा तो मैं ज़रूर उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए करना चाहूँगी जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है, जो अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाती है, वो किसी भी फ़ील्ड में हो या कोई भी काम करना चाहती हो, तो मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगी। आपकी ही तरह जितनी सुंदर आप हैं, उतने सुंदर आपके विचार भी हैं। और इसी के साथ ही प्रज्वल हम यही कहना चाहेंगे कि साइड स्टोरी की भी यही कोशिश है कि हम अधिक से अधिक प्रतिभाशाली लोगों को इस मंच पर ला सकें और आपको लाने का उद्देश्य हमारा यही था कि आपको देखकर सभी के अंदर एक भावना उत्पन्न हो कि जब इतनी छोटी उम्र में ये लड़की इतना कुछ कर सकती है, ये मुकाम हासिल कर सकती है, तो हर कोई, हर एक युवा में ये शक्ति है, अगर वो कोशिश करे तो वो हर मुकाम हासिल कर सकता है।